गुड मॉर्निंग 10th क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो बेटे, आप सबको पता है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए, उसको राइट से अवेयर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पार्लियामेंट में 1986 में बनाया गया था और बेटा ये फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 1987 में। अब देखो बेटे, इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स। नो डाउट बेटे, ये सभी सेक्टर्स को कवर करता है सिवाय जम्मू कश्मीर के अलावा। बेटे ये सभी पर क्या होता है? अप्लाई होता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें अमेंडेड क्या होते हैं? इसमें सुधार किए गए थे, चेंजेस किए गए थे 1993 में और 2003 के अंदर। स्टूडेंट ये डेट आप नोट भी करना और आप इनको लर्न भी करना। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीपीए एक्ट। देखो बेटे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं? आप इसको स्कोप भी कह सकते हो कि ये किस किस को कवर करता है। फर्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा यहाँ पर कवरेज ऑफ आइटम। इट कवर्स, सीपीए कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेटे हर तरह की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। सम गुड्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बेसिकली जिनको विशेष छूट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ही सिर्फ इस एक्ट से बाहर किया जा सकता है। अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है बच्चों हमारा कवरेज ऑफ सेक्टर्स। कवरेज ऑफ सेक्टर्स का मतलब क्या है? इट इज एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ सेक्टर, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो बेसिकली क्या है? मिक्स्ड है। किसी भी तरह का सेक्टर हो, सीपीए इज एप्लीकेबल ऑल सेक्टर्स। ओके, थर्ड है बच्चों हमारा कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। देखो बेटे, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसकी नेचर क्या है? कंपनसेटरी। अगर फिजिकल लॉस होगा तो उसके लिए भी क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है बेटे, और मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उसके कारण आपको कोई लॉस होता है या प्रोडक्ट खराब निकलता है, तो बेटा इस एक्ट की जो नेचर है वो कंपनसेटरी है। कंपनसेटरी क्या होता है? क्षतिपूरक है कि नुकसान होने पर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। मान लो बेटे किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है या अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो वो क्या कर देता है? कंपनी पे क्लेम कर देता है। ठीक है बेटे, तो नो डाउट अब जब उसका जो बेसिकल स्टेटमेंट है वो सही निकल आता है और कंपनी अपने दावों में झूठी पाई जाती है, तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। आगे देखो बेटे, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स। देखो बेटे, इसके अंदर बेसिकली 6 राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सिलेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू सीक रिडेशन और राइट टू एजुकेशन। इनके बारे में बेटे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसके अंदर भी बेसिकली क्या किया गया है? 6 राइट्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो देखो बेटा, इसमें अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव सेफगार्ड्स। इफेक्टिव सेफगार्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रभावपूर्ण, यानी कि बेसिकली हर तरह से इफेक्टिव सेफगार्ड क्या है? प्रभावपूर्ण तरीके से हर तरह से क्या करता है? कंज्यूमर को सेफ करता है। क्योंकि बेटे इस एक्ट का प्रोविजन क्या है कि कोई भी सभी ऐसी एक्टिविटीज पर बैन लगाना है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करती है और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को क्या, कंज्यूमर के लिए क्या करती है? रिस्क क्रिएट करती है। नेक्स्ट है 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। रिड्रेसल क्या होता है बेटे? 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि 3 स्तर पर उपभोक्ता के लिए ग्रीवेंसेस होता है, दुखों को, पीड़ा को भरने के लिए एक बेसिकली 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी है, जिसके अंदर क्या है? स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नेशनल लेवल पर मशीनरी होती है। हर तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है बेटे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म और नेशनल लेवल पर नेशनल फॉर्म होती है। अब देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट है हमारा टाइम बाउंड रिड्रेसल। यहाँ पर बेटे मान लो कोई कंज्यूमर किसी भी सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट करता है, तो बेटे लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कंज्यूमर की जितनी भी कंप्लेंट्स है उसको पूरी तरह से सेटल कर दिया जाता है। लास्ट है बेटे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या करती है? कंज्यूमर को अवेयर करती है, उसके इंटरेस्ट को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो बेटा यही क्या है? हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब इसके अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के अंदर कि बेसिकली जो हमारा सीपीए है वो किस तरह से, इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, हम लोग किस तरह से बेसिकली क्या क्या इफेक्टिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेंगे, पूरा डिटेल में इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों। बेटे अब हम पढ़ेंगे मेन प्रोविजंस ऑफ सीपीए। सीपीए के मेन प्रोविजंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ध्यान से समझ
मेन प्रोविजंस क्या है सीपीए के? फर्स्ट वन, डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? वैसे तो बेटे आप लोग बेसिकली क्या दोगे डेफिनेशन की, कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विस को यूज़ करता है, दैट्स आल्सो द राइट डेफिनेशन। बट अकॉर्डिंग टू सीपीए कंज्यूमर कौन है? ए कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज द गुड्स, जो वस्तुओं को खरीदता है, फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, फॉर द सेल्फ यूज, ओके, एंड ही पार्टली पेड और पेड, कंप्लीटली पेड, पार्टली पेड, या फिर ही मेक पेमेंट इन फ्यूचर, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर वो व्यक्ति है बेटे जो वस्तुओं को ले पे कर देता है, आधा पे कर देता है, इन फ्यूचर पे कर देगा, तो वो क्या है बेटे? कंज्यूमर। ओके, अब देखो बेटे इसके अंदर वो भी व्यक्ति इंक्लूड होगा, इट आल्सो इंक्लूड्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द सीपीए हु यूज द गुड्स फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द बायर। मान लो बेटे मैंने कोई वस्तु खरीदी है, मेरी अप्रूवल से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग कर लेता है तो वो भी क्या है बच्चों? कंज्यूमर। कंज्यूमर एक व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीदता है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जिसके लिए वो पूरा भी पे कर सकता है, आधा पे किया है, आधे के लिए उसने प्रॉमिस किया है या डेफर्ड पेमेंट करेगा, वट जो भी मोड ऑफ पेमेंट है उसका। और बेटे कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो व्यक्ति भी आएगा बेटे जो अप्रूवल की बायर से, अप्रूवल यानी कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है, मेरी अप्रूवल से अगर कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का यूज़ कर लेता है तो वो भी बेटे क्या है? कंज्यूमर होता है। ऐसे ही बेटे एक तो डेफिनेशन में ये आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज सर्विसेज या हु टेकन द सर्विसेज, सर्विसेज को खरीदता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और मान लो बेटे उसी की अप्रूवल से कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सर्विसेज को यूज़ कर लेता है तो वो भी बेटे क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, क्योंकि बेटे एक बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूरा थीम आपका क्वेश्चन आया हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा इट डज नॉट इंक्लूड दोज पर्सन्स हु परचेज या हु यूजेज द गुड्स फॉर द कमर्शियल पर्पस। मान लो बेटे अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए करता है, रीसेल करने के लिए करता है गुड्स का यूज़, तो ही डज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट करने के क्या आधार हैं? तो बेटा बेसिकली वैसे तो आपकी बुक के अंदर भी आपको दे रखा है कि 5 ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो बेटे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है कि बेसिकली अनुचित व्यवहार। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में बेटा क्या आता है? वो सब व्यवहार आता है बेटे जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सप्लॉयट होता है। जैसे बेटा इसके अंदर आपने क्या शो किया भाई, बेसिकली आप एक गिफ्ट स्कीम लॉन्च कर देते हो, ठीक है बेटा, आप क्या बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट मेन प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन आप क्या करते हो उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर उस गिफ्ट की वैल्यू को ऐड कर देते हो, तो बेटा ये यहाँ पर क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, उसके अलावा बेटे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम कई बार क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग क्या होता है बेटे? होर्डिंग होता है मुनाफाखोरी के लिए वस्तुओं को आर्टिफिशियली स्कार्स कर देना, तो यानी कि वैसे तो वस्तु अवेलेबल है लेकिन आप अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए गुड्स को संचय कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो ताकि मार्केट के अंदर क्या हो जाए? स्कार्सिटी क्रिएट हो जाए। तो बेटे ये भी क्या है यहाँ पर? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके अंदर बेटे बेसिकली क्या होगा कि एक पॉइंट और भी आएगा कि अगर हम लोग जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड क्या है? जैसे बेटे गोल्ड के लिए हॉलमार्क है, एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए भी प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, एगमार्क, ठीक है बेटे। ऐसे बेटे बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI है बच्चों, तो अगर हम प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को भी यूज़ नहीं कर रहे तो ये भी क्या है बेटे? हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेकेंड है बच्चों हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? प्रतिबंधात्मक। प्रतिबंधात्मक क्या है? मान लो बेटा अगर एक कार कंपनी, इफ द कार कंपनी clear a condition या set a condition for the car buyers to it is also necessary for the car buyers to make a insurance for that particular company। जैसे बेटा एक कार कंपनी कंडीशन लगा देती है कि बेसिकली जो भी इस कंपनी की कार खरीदेगा उसको इंश्योरेंस उसी कार कंपनी के द्वारा करवाना पड़ेगा, तो बेटे ये क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ऐसे बेटे जैसे इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। मान लो बेटे नरवाना के अंदर ही गैस एजेंसी है बेटे, वो गैस एजेंसी वाला कंडीशन लगा देता है कि जब भी आप लोग बेसिकली सिलेंडर रिप्लेस करोगे, सिलेंडर्स खरीदोगे, गैस खरीदोगे, तो आपको हर बार रेगुलेटर लेना भी ज़रूरी है। आप सबको पता है बेटे रेगुलेटर की ज़रूरत बेसिकली हमें क्या पड़ती है? बेसिकली
ख़राब होने के बाद पड़ती है, जो रेगुलरली यूज़ में नहीं आता है या उसमें कोई दिक्कत हो जाती है। हम हर महीने रेगुलेटर को नहीं चेंज कर सकते ना, हम हर महीने सिलेंडर तो चेंज कर सकते हैं गैस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रेगुलेटर को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर गैस स्टोर कंपनी ऐसी कोई कंडीशन लगाती है बेटे, तो वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और बेटे इसके खिलाफ भी क्या की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है। थर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पर डिफेक्टिव गुड्स। मान लो बेटे कंज्यूमर बेसिकली जब वो गुड्स को खरीदता है तो उसको क्या लगता है गुड्स खरीदने के बाद कि गुड्स क्या है, कंप्लीटली डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, प्योरिटी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू वेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइज नहीं है, अकॉर्डिंग टू पोटेंसी नहीं है। तो बेटे ये सब क्या है, डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही कैन आल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट द सेलर। तो बेटे तब उसको ऐसा लगता है कि उसको गलत वस्तुएं दी गई हैं, डिफेक्टिव गुड्स उसको दी गई हैं, तो उसके खिलाफ भी क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। बेसिकली जैसे डेफिशिएंटली गुड होती हैं, डिफेक्टिव गुड्स होती हैं, ऐसे ही बेटे कई बार जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, सेवाओं में कमी कर देते हैं। किस तरह से, जैसे बेटा इंश्योरेंस क्लेम है बेटे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कई बार इंश्योरेंस क्लेम देने में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिले कर देती है। तो बेटा ये क्या है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। ऐसे बेटे जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो भी क्या कर देती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में काफ़ी डिले कर देती हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। जो बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं बेटा, टेलीफोन बोर्ड वाले हैं, वो हमें अननेसेसरी हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, या बेसिकली हमें गलत टेलीफोन बिल दे देते हैं, गलत इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देते हैं। तो बेटे ये भी किसका एग्जाम्पल है सर, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो इनके खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर द CPA केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस का मतलब क्या है बेटे, प्रोडक्ट की जो कीमत है अगर हम उससे अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो बेटे इसको क्या कहते हैं, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, कीमत को अधिक वसूल करना। मान लो बेटे वो कीमत किससे अधिक है, चाहे वो प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर लिखी हुई है, चाहे प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, और चाहे वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अगर कोई भी प्रोडक्ट की कीमत इन तीनों कीमतों से बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस के केस में भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्योंकि बेटे बेसिकली मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी माइक्रो की बुक है वो 530 की है, 530 उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे सेलर 550 चार्ज करता है तो इसको ये भी क्या है बेटे, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। और इसके खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर द CPA कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स। हजार्डियस गुड्स क्या होती है बेटे, जो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं बेटा। विदाउट कंटेंट के, विदाउट इन्फॉर्मेशन के ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई करना भी क्या है, गलत होता है। अगर मान लो कोई भी सेलर बेटे बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कंटेंट के, बिना डिस्कशन के, बिना प्रोसीजर के ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है तो वो क्या है बेटे, विक्टिम है, वो क्या है, अपराधी है। उसके खिलाफ भी हम लोग कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं बेटे, उनको कैसे यूज़ करना है, अगर वो बिना बताए प्रोडक्ट को बेच देता है, बिना जानकारी दिए प्रोडक्ट को बेच देता है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो बेटे उसके खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे बेटा डोमेस्टिकली क्या यूज़ करते हैं घरों में, रूटीन पर्पज़ में हम लोग हर तरह से कुकर को यूज़ करते हैं। और मान लो बेटे जो कुकर है बेसिकली वो जो उनका मार्क है, सब स्टैंडर्ड मार्क है उसके अकॉर्डिंग नहीं है और कुकर फट जाता है, फिजिकल लॉस हो जाता है बेटे, तो उस केस में भी सेलर पर भी और मैन्युफैक्चरर पर दोनों के खिलाफ ही कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट बच्चों हमारा ये थे बेटा हमारे ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, किन किन आधारों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिन पर हम लोग शिकायत कर सकते हैं। फर्स्ट है बेटे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है डिफेक्टिव गुड्स के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइसेस के लिए, एंड लास्ट इज सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। तो बेटे अंडर द CPA, ठीक है ना, इसके अंदर बेटा 3 टायर 3 स्तर पर न्यायिक अधिकारी, न्यायिक मतलब बेसिकली शक्तियां हैं जो क्या करती हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म है, नेशनल लेवल पर नेशनल फॉर्म है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वेरी ब्रीफ इन दिस टॉपिक्स, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड, यानी कि कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड का कि शिकायत निवारण टाइम कितना होगा, कब आपकी कंप्लेंट को पूरी तरह से हैंडल किया जाएगा। जनरली तो बेटे इसका जब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो 3 महीने के अंदर आपकी कंप्लेंट को सेटल कर दिया जाएगा।
आपको मतलब बेसिकली शिकायतों से आपने जो शिकायत की है उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटे मगर मान लो कई बार हमें किसी प्रोडक्ट को चेक कराना होता है, एक्सपेरिमेंट कराना होता है, यानी कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग ज़रूरी है, ठीक है ना, लैब के अंदर प्रोडक्ट को टेस्ट कराना है, तो उन विशेष कंडीशंस में प्रोडक्ट को 5 महीने बेसिकली उसके लिए जो एसेट डिस्पोजल पीरियड है बेटे वो 3 महीने से बढ़कर क्या हो जाता है 5 महीने हो जाता है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर 3 मंथ में और या फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के केस में 5 मंथ के अंदर बेसिकली कंप्लेंट के आगे जो कंप्लेंट की गई है उसके बारे में बेसिकली डिसीजन आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हु कैन फाइल कंप्लेंट। हर एक व्यक्ति फाइल कर सकता है कंप्लेंट, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनीबॉडी कैन कंप्लेंट। इसके भी इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लॉइट होगा वो हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर अगेंस्ट हुम कैन बी कंप्लेंट बी फाइल, किसके अगेंस्ट हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। डिफेक्टिव गुड्स के लिए, सेलर और मैन्युफैक्चरर के लिए, अगर उसका प्रोडक्ट क्या है उसमें डिफेक्ट है किसी भी तरह से, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, प्योरिटी नहीं है, पोटेंसी नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेट नहीं है, ठीक है ना बेटे, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर और सेलर के लिए डिफेक्टिव गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही बेटे हम लोग कर सकते हैं कंप्लेंट फॉर डिफेक्टिव सर्विसेज। सर डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए भी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि बेटे डिफेक्टिव सर्विसेज में वही आ गया बेटे इंश्योरेंस कंपनी फाइनल क्लेम नहीं दे, फाइनल टच नहीं दे रही है, क्लेम को फाइनलाइज नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर बेटे इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंप्लेंट फीस। वैसे तो बेटा कंप्लेंट फीस क्या है, फिक्स्ड है, वो आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी, बट इन दैट केस अंडर द CPA देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू पे द कोर्ट फीस। आपको कोई कोर्ट फीस या कोई भी मुकदमा लड़ने से रिलेटेड कोई भी फीस पे करनी नहीं पड़ेगी, बस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए जो मिनिमम डिपॉजिटिंग फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब देखो बेटे इसकी मेन प्रोविजंस में क्या है कि क्या क्या रिलीफ जो कंज्यूमर है उसको इस एक्ट के अंदर मिलेंगे। फर्स्ट है बच्चों रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। मान लो बेटे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, चलो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेस का। हमने प्रेस का एग्जांपल लिया है बेटे इसमें, तो आपने प्रोडक्ट को खरीदा है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है डिफेक्ट है, आप बेसिकली जिससे आपने परचेज किया है सेलर के पास गए, आपने उसको बोला कि प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट है, उसने चेक किया वायरिंग में प्रॉब्लम थी तो उसने वायर को चेंज कर दिया, तो ये क्या है बेटे डिफेक्ट्स को हमने क्या कर दिया है रिमूव कर दिया है। तो बेटा रिलीफ का मतलब क्या होता है कि क्या क्या उपचार, क्या क्या रेमेडीज कंज्यूमर को इस एक्ट के अंदर मिलेंगे। फर्स्ट वन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कमी है आप उस कमी को दूर करते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है बेटे रिप्लेस ऑफ गुड्स, इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। अगर मान लो बेटे अब एक जो कंज्यूमर्स को लगता है कि नई प्रेस है, आपने इसमें से अभी इसकी वायर चेंज की है, लेकिन फिर उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पूरी प्रेस को पूरे प्रोडक्ट को भी क्या कर सकता है चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिफंड ऑफ प्राइस। अब मान लो बेटे कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अभी भी सही काम नहीं कर रहा, तो वो कंज्यूमर को क्या मिलेगा, वो प्रेस को बदले में अपने प्राइसेस के जो उसने पे किया है वो पेमेंट क्या कर सकता है वापस भी ले सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना इसके बारे में कि जो CPA है वो क्या है कंपनसेटरी नेचर का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी, वही आ जाएगा बेटे सर्विसेज के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है, जैसे बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक बिल गलत मिल रहे हैं, ठीक है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिल जो इलेक्ट्रिक के बिल जो गलत आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड से, तो उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी बेसिकली क्या होगा जो सर्विसेज में डेफिशिएंसी है उनको भी इस एक्ट के अंदर दूर किया जा सकता है। जैसे बेटे हमारे इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसको फाइनल टच दे रही इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके अंदर बेटे इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करके क्या किया जा सकता है उनको कंपेल किया जा सकता है और इस लॉ के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो डेफिशिएंसी है जो सर्विस में उनको क्या करे दूर करे। नेक्स्ट है बच्चों डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो बेटे अनुचित व्यापार व्यवहार, जैसे मैंने कहा कि गैस स्टोव एजेंसी कंडीशन लगा देती है कि हर बार हमें गैस सिलेंडर के साथ रेगुलेटर भी लेना पड़ेगा, तो बेसिकली इस गैस स्टोव एजेंसी को भी ऑर्डर पास किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर कि वो क्या करे इस तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करे, अनुचित व्यापार व्यवहार कंज्यूमर के साथ ना करे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। देखो बेटे हजार्डियस गुड्स कौन सी होती हैं विच आर आल्सो रिस्क फॉर द क्रिएट अ रिस्क फॉर द कंज्यूमर लाइफ, जो कंज्यूमर की लाइफ के लिए रिस्क क्रिएट करती है, हर तरह से जोखिम क्रिएट करती है, वो बेटे क्या होती हैं हजार्डियस गुड्स होती हैं। हजार्डियस गुड्स बेटे कहीं ना कहीं
बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कंटेंट प्रोवाइड किए नहीं बेची जानी चाहिए। अगर कोई भी कंज्यूमर ऐसा करता है तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर सेलर को अगर कोई भी सेलर ऐसा करता है तो इस एक्ट के अंदर उनको हर तरह से कंपेल किया जा सकता है कि वो क्या करे, इन वस्तुओं की सेल को रोका जाए इस एक्ट के अंदर, और विड्रॉल, और उसी समय क्या कर लिया जाए, उन हजार्डियस वस्तुओं को मार्केट से विड्रॉल कर लिया जाए। ठीक है बच्चों। और लास्ट है बेटे पेमेंट ऑफ एडवोकेट कोस्ट। और अगर मान लो बेटे इतने सबसे भी कंज्यूमर को क्या है कि उसको उसके प्रोडक्ट के लिए जिसके साथ मतलब बेसिकली गलत हुआ है, तो उस कंज्यूमर को अगर ये लग रहा है कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट के लिए उचित कीमत वापस की जाए, तो बेटा इसकी कंपनसेटरी नेचर है, इसके अंदर बेटे कंज्यूमर को पेमेंट भी वापस की जा सकती है। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मीनिंग ऑफ कंज्यूमर ही 2 और 3 ईयर्स बिफोर इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन 3 मार्क्स का आया था। तो बेटे इसमें जितने भी मैंने आपको मेन प्रोविजंस बताए हैं उनको अच्छे तरीके से रीड करो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।